छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर सैकड़ों लड़कियां आए दिन सपनों की नगरी मुंबई पहुंचती हैं, लेकिन इनमें से गिनी चुनी लड़कियों को ही कामयाबी मिलती है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री भूल भुलैया की तरह है, जहां प्रवेश करना तो आसान है लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर दिग्भ्रमित करने वाले मोड़ों पर गलत राह बताने वाले मौजूद रहते हैं, जिनके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक तरफ जहां श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, काजोल जैसी अभिनेत्रियों ने अपने अभिनय का परचम लहराया, वहीं दूसरी ओर दिव्या भारती, स्मिता पाटिल, जिया खान, प्रत्यूषा बनर्जी जैसी सुंदर व प्रतिभावान छोटे व बड़े पर्दे की अभिनेत्रियों ने भावनाओं में बहकर अथवा अपनी नाकामयाबी की वजह से जान गंवाई। सच तो यह है कि प्राण गंवाने वाली किसी भी अभिनेत्री की मौत का सच कभी सामने नहीं आया। आज मैं आपको उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली एक बहुत ही सुंदर अभिनेत्री कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी मौत से पूरा मुंबई सन्न गया था। घटना 12 जून 2017 की है। सुबह के करीब 10 बजे का समय था। मुंबई के उपनगर अंधेरी वेस्ट स्थित अंबोली पुलिस थाने में तैनात ड्यूटी अधिकारी को फोन पर खबर मिली कि 4 बंगला स्थित SRA भैरवनाथ हाउसिंग सोसाइटी की 5वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 503 में से दुर्गंध आ रही है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने मामले की सूचना नोट करके इसकी जानकारी सीनियर क्राइम इंस्पेक्टर दया नायक को दी। इंस्पेक्टर दया नायक मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अपने साथ पुलिस टीम लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, तब तक वहां काफी लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। भीड़ को हटाकर पुलिस टीम कमरे के सामने पहुंची। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उस फ्लैट में 2-3 सालों से फिल्म और टीवी अभिनेत्री कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी किराए पर रह रही थी, लेकिन वह अपने फ्लैट में कब आती थी और जाती थी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। चूँकि उसका काम ही ऐसा था, इसलिए किसी ने उसके आने जाने पर ध्यान नहीं दिया था। पास पड़ोस के लोगों से भी उसका संबंध नाम मात्र का था। पता चला कि कई बार तो वह शूटिंग पर चली जाती थी तो कई दिन नहीं लौटती थी। फ्लैट की चाबी किसी के पास नहीं थी, जबकि फ्लैट बंद था। इंस्पेक्टर दया नायक ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके फ्लैट का दरवाजा तोड़वा दिया। दरवाजा टूटते ही अंदर से बदबू का ऐसा झोंका आया कि वहां खड़े लोगों को सांस लेना कठिन हो गया। नाक पर रुमाल रखकर जब पुलिस टीम फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो कमरे का AC 19 डिग्री टेम्परेचर पर चल रहा था। संभवतः हत्यारा काफी चालाक और शातिर था। लाश लंबे समय तक सुरक्षित रहे और सड़न की बदबू बाहर न जाए, यह सोचकर उसने AC चालू छोड़ दिया था। लाश की स्थिति से लग रहा था कि कृतिका की 3 से 4 दिनों पहले ही मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर दया नायक अपनी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण और मृतका कृतिका के पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे थे कि अंबोली पुलिस थाने के थाना प्रभारी BS गायकवाड़, DCP परमजीत सिंह दहिया, ACP अरुण चौहान, क्राइम ब्रांच CID यूनिट 9 के अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। कृतिका का शव उसके बेडरूम में बेड पर चित पड़ा था। शव के पास ही उसका मोबाइल फोन और ड्रग्स जैसा दिखने वाले पाउडर का एक पैकेट पड़ा था। पुलिस ने कृतिका का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और पाउडर के पैकेट को जांच के लिए सांताकुरज के कालिया लैब भेज दिया। फोन से कृतिका के घर वालों का नंबर निकालकर उन्हें इस मामले की जानकारी दे दी गई। घटनास्थल की जांच में कृतिका के बर्थडे का एक नया फोटो भी मिला, जिसमें वह 2 युवकों और 3 युवतियों के बीच पीले रंग की ड्रेस में खड़ी थी और काफी खुश नजर आ रही थी। वह फोटो संभवतः 5 और 8 जून 2017 के बीच खींची गई थी। कृतिका की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। साथ ही उसकी हत्या में अंगुलियों में पहने जाने वाले नुकीले पंजों का इस्तेमाल किया गया था। कृतिका के शरीर पर कई तरह के जख्मों के निशान थे, जिससे लगता था कि हत्या के पूर्व कृतिका के और हत्यारों के बीच काफी मारपीट हुई थी। हत्या में इस्तेमाल चीजों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बेड पर कृतिका का खून बहकर बिस्तर पर सूख गया था और उसकी लाश धीरे धीरे सड़नी शुरू हो गई थी।
घटनास्थल की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस टीम ने कृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए विलेपार्ले स्थित कूपर अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल की प्राथमिक कार्रवाई पूरी करके पुलिस टीम थाने लौट आई। थाने आकर थाना प्रभारी वीएस गायकवाड़ ने इस मामले पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और तफ्तीश का काम इंस्पेक्टर दया नायक को सौंप दिया। उधर कृतिका की मौत का समाचार मिलते ही उसके परिवार वाले मुंबई के लिए रवाना हो गए। कृतिका की हत्या हो सकती है, यह वे लोग सोच भी नहीं सकते थे। मुंबई पहुंचकर उन्होंने कृतिका का शव देखा तो दहाड़े मारकर रोने लगे। पुलिस की जांच टीम ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला। पोस्टमार्टम के बाद कृतिका का शव उन्हें सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर दया नायक ने कृतिका के परिवार वालों के बयान लेने के बाद थाना प्रभारी वीएस गायकवाड़ के दिशा निर्देशन में अपनी जांच की रूपरेखा तैयार की ताकि उसके हत्यारे तक पहुंचा जा सके। फिल्मों, सीरियल अथवा मॉडलिंग करने वाली लड़कियों पर पास पड़ोस के लोगों, सोसाइटी में काम करने वालों, ड्राइवरों और गार्डों वगैरह की नजर रहती है। इंस्पेक्टर दया नायक ने अपनी टीम के साथ तफ्तीश उसी इमारत से शुरू की जिसमें कृतिका रहती थी। उन्होंने इमारत के आसपास रहने वालों से पूछताछ की, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, वहां के सिक्योरिटी गार्डों से पूछताछ की और संदेह के आधार पर उसे हिरासत में भी लिया। उस इमारत का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड लखनऊ गया हुआ था। उसकी तलाश में पुलिस की एक टीम लखनऊ भी भेजी गई, लेकिन वहां से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। 27 वर्षीय मॉडल और अभिनेत्री कृतिका उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। उसके पिता हरिद्वार के सम्मानित व्यक्ति थे। ऐशो आराम में पली बढ़ी कृतिका खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी। वह ग्लैमर की लाइन में जाना चाहती थी, जबकि उसका परिवार चाहता था कि वह पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। कृतिका के सिर पर अभिनय और बॉलीवुड का भूत कुछ इस तरह सवार था कि उसे माँ बाप की कोई भी सलाह अच्छी नहीं लगती थी। वह बॉलीवुड में जाने के लिए स्कूल और कॉलेजों के हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। इसी के चलते उसे अनेक पुरस्कार मिल चुके थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कृतिका बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में काम पाने के लिए प्रयास करने लगी। इसके लिए उसने अपना फोटो प्रोफाइल तैयार करा लिया था, जिसे वह विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को भेजती रहती थी। कुछ एक एजेंसियों ने उसे रिस्पॉन्स भी दिया और उसे ऑडिशन के लिए भी बुलाया। मॉडलिंग की दुनिया में वह कुछ हद तक कामयाब भी हो गई थी। इससे उसका हौसला काफी हद तक बढ़ गया। उसे मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे। वैसे बता दें कि कृतिका मॉडल नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि शरीर के कपड़े उतारकर देह की नुमाइश करना उसे अच्छा नहीं लगता था। पर फिल्मों में काम करने की ललक उसे ऐसे विज्ञापनों में काम करने को मजबूर करती रही और इन्हीं के सहारे वह मुंबई जा पहुंची। सन 2009 में कृतिका मायानगरी मुंबई आ गई और मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग के साथ साथ वह बॉलीवुड की दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाती रही। इसी चक्कर में उसने मॉडलिंग एजेंसियों के कई ऑफर भी ठुकराए। परिणाम यह हुआ कि उसके पास मॉडलिंग एजेंसियों के ऑफर आने बंद हो गए। इस बीच वह कई फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी मिली, लेकिन उनसे उसे आश्वासन तो मिले पर काम नहीं। इस सब के चलते एक तरह से वह निराशा से घिर गई थी। तभी एक पार्टी में उसकी मुलाकात दिल्ली के बिजनेसमैन राज त्रिवेदी से हुई। जल्दी ही राज त्रिवेदी और कृतिका ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली आ गए, लेकिन कृतिका अपनी शादीशुदा जिंदगी में अधिक दिनों तक खुश नहीं रह पाई और 1 साल में ही राज त्रिवेदी से तलाक लेकर आजाद हो गई। अपनी शादी की असफलता से कृतिका टूट सी गई थी, लेकिन उसने अपने सपनों को नहीं टूटने दिया था। दिल्ली में रहते हुए कृतिका की मुलाकात शातिर ठग विजय द्विवेदी से हुई। विजय द्विवेदी मुंबई के कई बड़े फिल्मी सितारों और राजनेताओं को चूना लगा चुका था, जिनमें फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता गोविंदा टीवी और भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री श्वेता तिवारी तथा बालाजी टेलीफिल्म्स की मालिक एकता कपूर और कांग्रेस के कद्दावर नेता अमरीश पटेल शामिल थे। 30 वर्षीय विजय द्विवेदी मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था। वह मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता था, साथ ही सुंदर और आकर्षण व्यक्तित्व का मालिक था। खुद को वह कांग्रेस के कद्दावर नेता जनार्दन द्विवेदी का भतीजा बताकर लोगों को अपना परिचय बड़े ही रौब रुतबे वाले अंदाज में देता था। इससे लोग उसके प्रभाव में आ जाते थे। उसने कृतिका को भी अपना परिचय इसी तरह दिया था। महत्वाकांक्षी कृतिका उसके प्रभाव में आ गई।
विजय द्विवेदी ने कृतिका को जब दिल्ली के एक मॉल में शॉपिंग करते देखा था, तभी उसने सोच लिया था कि उसे किसी भी कीमत पर पाना है। वह कृतिका के आसपास शिकारी चील की तरह चक्कर लगाने लगा। आखिर एक दिन उसे कृतिका के करीब आने का मौका मिल ही गया। कृतिका के करीब आते ही वह उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। साथ ही उसने उसकी दुखती रगों पर हाथ भी रख दिया। उसने कहा कि उसके जैसी युवती को मॉडल, टीवी एक्ट्रेस या फिर फिल्म अभिनेत्री होना चाहिए। उसका यह तीर निशाने पर लगा। नतीजा यह हुआ कि शादी और फिर तलाक होने के बाद भी कृतिका के दिल में बॉलीवुड के जो सपने बरकरार थे, उन्हें हवा मिल गई। आखिरकार विजय द्विवेदी ने कृतिका को अपनी झूठी बातों से अपने प्रेम जाल में फांस लिया। कृतिका की नजदीकियां पाने के लिए उसने उसकी कमजोरी पकड़ी थी। उसे करीब लाने के लिए ही उसने हाई प्रोफाइल अभिनेताओं और राजनीतिक रसूखदारों के नाम लिए थे। बात बढ़ी तो दोनों की मुलाकातें भी बढ़ गईं। कृतिका को भी विजय द्विवेदी से प्यार हो गया। कृतिका को अपनी मुट्ठी में करने के बाद विजय द्विवेदी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और कृतिका से शादी कर ली। सन 2011 में कृतिका विजय द्विवेदी के साथ अपनी किस्मत आजमाने वापस मुंबई आ गई। दोनों अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स इलाके में किराए के एक फ्लैट में साथ साथ रहने लगे। मुंबई आने के बाद कृतिका फिर से बॉलीवुड की गलियों में संघर्ष करने लगी। दूसरी ओर विजय द्विवेदी अपने शिकार ढूंढने लगा था। बहरहाल इस बार एक तरफ कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी की किस्मत रंग लाई, वहीं दूसरी ओर विजय द्विवेदी की किस्मत के सितारे गर्दिश में आ गए। कृतिका को जल्द ही फिल्म रज्जो में कंगना रनौत के साथ एक बड़ा मौका मिल गया। यह फिल्म साल 2013 में बनकर रिलीज हुई तो दर्शकों को कृतिका का अभिनय पसंद आया। इसके बाद कृतिका के सितारे चमकने लगे। फिल्म रज्जो के बाद टीवी धारावाहिक परिचय से उसकी एंट्री एकता कपूर की कंपनी में हो गई। इसके साथ ही उसे क्राइम धारावाहिक सावधान इंडिया में भी काम मिलने लगा, जहां सन 2013 से कृतिका का कैरियर संवरना शुरू हुआ। वहीं विजय द्विवेदी के कैरियर का सितारा सन 2012 में डूब गया था। कांग्रेस नेता अमरीश पटेल को ठगने के बाद उसके कैरियर की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। कांग्रेस नेता अमरीश पटेल के ठगे जाने की खबर जब उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी को मिली तो वह सन्न रह गए थे। उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से कर दी कि कोई उन्हें अपना चाचा बताकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच विजय द्विवेदी के पीछे लग गई। फलस्वरूप सन 2012 के शुरुआती दौर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त वह कांग्रेसी नेता सुरेश कलमाड़ी को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। कलमाड़ी से भी उसने खुद को जनार्दन द्विवेदी का भतीजा बताया था। क्राइम ब्रांच ने उसे अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। यह बात जब कृतिका को पता चली तो वह सन्न रह गई। विजय द्विवेदी के संपर्क और 1 साल तक उसके साथ रहने के बावजूद भी वह उसकी हकीकत नहीं जान पाई थी। दरअसल वह उससे भी बड़ा एक्टर था। बहरहाल विजय द्विवेदी के ठगी का पर्दा उठा नहीं कि कृतिका ने उससे तलाक ले लिया। उसका साथ छोड़कर वह अलग रहने लगी। वह अपनी जिंदगी अपनी तरह से बिता रही थी। छोटे पर्दे पर उसके लिए काम की कोई कमी नहीं थी। हत्या के पहले उसने खुशी खुशी अपना बर्थडे मनाया था। उसके 2-3 दिनों बाद ही उसकी हत्या हो गई थी। धीरे धीरे इस घटना को घटे लगभग 1 माह के करीब हो गया, लेकिन अभी तक अभियुक्तों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली थी। पुलिस अपनी तफ्तीश की कोई दिशा तय करती तभी सांता कुरज के कालिया लैब की रिपोर्ट देखकर उनका ध्यान एनडी ड्रग्स की तरफ गया। इसी बीच कृतिका के परिवार वालों ने बताया कि अपनी पहली शादी और तलाक के बाद वह काफी दुखी थी, जिसके चलते वह ड्रग्स लेने लगी थी। जांच अधिकारियों ने उनके इसी बयान को आधार बनाकर जांच करने का फैसला किया। एसीपी अरुण चव्हाण ने एक नई टीम का गठन किया। टीम के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। सीनियर इंस्पेक्टर सीएस गायकवाड़ के निर्देशन में जांच टीम ने पुनः घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस कोशिश में पुलिस को एक फुटेज में 2 संदिग्ध युवकों की परछाइयां नजर आईं, लेकिन उनका चेहरा स्पष्ट नहीं था।
इसके अलावा पुलिस ने करीब 200 लोगों से पूछताछ करने के अलावा कृतिका के फोन की 2-3 सालों की कॉल डिटेल्स और डाटा निकलवाया। इसके बाद पुलिस को तफ्तीश की एक हल्की सी किरण नजर आई। इसी के सहारे पुलिस कृतिका के हत्यारे ड्रग्स सप्लायर तक पहुंचने में कामयाब हो गई। दरअसल कृतिका को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। उसे ड्रग्स आसिफ अली उर्फ सन्नी सप्लाई करता था। वह सिर्फ कृतिका को ही नहीं बल्कि और भी कई फिल्मी हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। इस चक्कर में वह जेल भी गया था। पूछताछ में उसने बताया कि वह जेल जाने के पहले कृतिका को ड्रग्स सप्लाई करता था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद कृतिका उसके दोस्त शकील उर्फ बॉडी बिल्डर से ड्रग्स लेने लगी थी। शकील उर्फ बॉडी बिल्डर थाने पालघर जनपद के उपनगर नाला सुपारा वेस्ट की एक इमारत में किराए की काफी मोटी रकम देकर रहता था। ड्रग्स सप्लाई के दौरान कृतिका और शकील खान की अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी के चलते वह कई बार कृतिका को उधारी में ड्रग्स दे देता था। फलस्वरूप कृतिका पर उसके 6,000 रुपए बकाया रह गए थे। कृतिका उसका पैसा दे पाती उसके पहले ही वह अगस्त 2016 के पहले हफ्ते में जेल चला गया था। शकील नसीम खान के अपने गिने चुने ग्राहक थे। उन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए शकील खान बादशाह उर्फ साध्वी लाल दास से ड्रग्स लेता था। दोनों के बीच उधारी चलती रहती थी। नवंबर 2016 में जब शकील जेल से बाहर आया तो उसके दोस्त बादशाह ने उससे अपने पैसों की मांग की। कृतिका पर उसके 6,000 रुपए बाकी थे। दरअसल एक ही धंधे में होने के कारण शकील खान ने बादशाह से ड्रग्स लेकर कृतिका को सप्लाई किया था। बादशाह ने जब शकील खान पर दबाव बनाया तो उसने कृतिका से अपने बकाया पैसों की मांग शुरू कर दी, लेकिन कृतिका उसका पैसा देने में आनाकानी कर रही थी। इस बीच करीब 6 महीने का समय निकल गया। घटना के दिन शकील खान अपने दोस्त बादशाह को यह कहकर कृतिका के घर ले गया कि पैसा वह कृतिका के घर पर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रात का खाना पीना करने के बाद चलते समय जब शकील खान ने कृतिका से अपने पैसे मांगे तो उसने पैसे देने में मजबूरी जताई। इसकी वजह से दोनों में विवाद बढ़ गया। कृतिका ने चिल्लाकर लोगों को एकत्र करने की धमकी दी तो शकील खान को गुस्सा आ गया। उसने कृतिका के साथ मारपीट शुरू कर दी। शकील खान के पास लोहे का पंच था जिससे उसने कृतिका पर कई वार किए। इसके अलावा उसने पास पड़ी किसी भारी चीज से भी उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच उसका दोस्त बादशाह उन दोनों का बीच बचाव करता रहा, लेकिन कृतिका की जान नहीं बच सकी। कृतिका की हत्या करने के बाद शकील खान ने कमरे का एसी चालू कर दिया। उसके बाद कृतिका के बदन के सारे जेवर और 2200 रुपए नकद लेकर बादशाह के साथ वहां से चला गया। बहरहाल इन दोनों अभियुक्तों को पुलिस टीम ने 8 जुलाई की रात को नाला सुपारा और पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। विस्तृत पूछताछ के बाद उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में आर्थर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी और माया नगरी मुंबई के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपको ट्रू क्राइम एपिसोड्स की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी और क्राइम की वीडियो के साथ।